नमस्कार मित्रों, मैं आज बात करना चाहता हूँ उस राजनीतिक घमासान के बारे में जो चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण और उसके चाँद की सतह पर उतरने के बाद से भारत में मचा हुआ है। ये बहुत अशोभनीय घटनाक्रम है और एक राष्ट्रीय गर्व और गौरव की राष्ट्रीय उपलब्धि के मौके पर उसको भी हम इस तरह से पार्टियों के बीच में, दलों के बीच में आपसी खींचतान का, रस्साकशी का और आरोप प्रत्यारोप का विषय बना दें, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी समूची राजनीतिक संस्कृति पर एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और मैं कहूँगा एक कड़वी टिप्पणी है। देश सबका है। आज देश जहाँ पर है, प्रगति के विकास के जिस भी चरण में है, उसमें वहाँ तक पहुँचाने में पिछली सारी पीढ़ियों, सभी तरह के, सभी दलों और विचारधाराओं के राजनीतिक नेतृत्वों की और व्यक्तित्वों का योगदान रहा। कोई भी एक दल या एक व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि भारत को आज यहाँ पहुँचाने में अकेले उसका या उसके दल का या उसकी विचारधारा का ही हाथ है या उसका प्रमुख हाथ है। इतनी उदारता हम सब में होनी चाहिए कि हम खुले मन से अपने उपलब्धियों को बखान करते हुए भी दूसरों के योगदान को भी स्वीकार कर सकें, न केवल स्वीकार कर सकें, उसको सम्मानपूर्वक स्मरण कर सकें। अभी हमें क्या दिख रहा है कि इस उपलब्धि के लिए या इसकी जैसी और उपलब्धियों के लिए, इसरो की उपलब्धियों के लिए, इसरो को किसने स्थापित किया, पहले उसके लिए किसको योगदान दिया जाए, किसको श्रेय दिया जाए, चंद्रयान-3 की कामयाबी के लिए किसको श्रेय दिया जाए, किसको न दिया जाए, इसको लेकर जो एक हम पाते हैं कि विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बीच, मुख्यतः कांग्रेस और भाजपा के बीच जो जिस तरह की टीका टिप्पणी हो रही है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सबको तकलीफ पहुंचाने वाली है। ये तो मानना पड़ेगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में शुरू हुआ। इसरो का निर्माण उससे पहले जो उसकी संस्था थी उसका नाम था, वो 1962 से शुरू हुआ। 1968 में शायद इसरो नाम पड़ा। उसके बाद से लगातार इसरो प्रगति करता रहा है। लेकिन वो प्रगति में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका सिर्फ ये रहती है कि वो उसको प्रोत्साहन देता है और उस प्रोत्साहन का सबसे जो ठोस तरीका होता है कि सरकार, केंद्र सरकार इसरो या इसरो जैसे दूसरे संस्थानों को बजट कितना देती है, उनको छूट कितनी देती है और प्रोत्साहन कितना देती है। तो नेतृत्व के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति यानी जो प्रधानमंत्री है, उसकी अपनी निजी रुचि, उसकी समझ अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व की, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो जाते हैं इसमें। और हम पाएंगे कि 1962 से इसरो से पूर्ववर्ती उसकी संस्था के निर्माण से लेकर वो विजन था, वो जवाहरलाल नेहरू का था, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का था। और उन्होंने केवल इसरो का ही निर्माण नहीं किया, उन्होंने IITs का भी निर्माण किया, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का भी निर्माण किया, IIMs का निर्माण उसी समय हुआ। बहुत सारे ऐसे बुनियादी वैज्ञानिक प्रगति और शिक्षा के नींव रखने वाले संस्थान उस काल में बनाए गए और वहाँ से निकले हुए लोगों ने, वहाँ से लगातार उन संस्थानों ने प्रगति करते करते आज इस जगह पर आ गए हैं कि भारत तकनीक में और विज्ञान में, विशेष तौर पर चंद्रयान-3 की कामयाबी के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण नाम पूरी दुनिया में बन गया है, एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। आणविक कार्यक्रम की बात करें, आणविक कार्यक्रम की शुरुआत इंदिरा गांधी ने की। आणविक विस्फोट सबसे पहले एक अस्त्र के रूप में अटल जी ने किया, उसके बाद के प्रधानमंत्री ने भी इसको जारी रखा। हमारी विदेश नीति को ले लिया जाए, विदेश नीति की शुरुआत, चूँकि शुरुआती सालों में कांग्रेस का शासन था और नेहरू विदेश मंत्री भी थे काफ़ी बड़े हिस्से में, तो हमारी विदेश नीति की नींव और विदेश नीति की जो एक मुख्य धारा और दिशा रही है भारत की, वो उस समय स्थापित हुई। बाद की सारी सरकारों ने उसको भी बनाए रखा। तो भारत की सुरक्षा नीति और विदेश नीति, जिनमें आणविक नीति और आकाश यानी अंतरिक्ष नीति भी, अंतरिक्ष कार्यक्रम भी, ये कुछ ऐसे चंद 4-5 महत्वपूर्ण
राष्ट्रीय महत्व के, रणनीतिक महत्व के क्षेत्र हैं जिनमें राजनीतिक बदलाव, एक पार्टी के हटने दूसरी पार्टी की सरकार में आने के बावजूद कोई बहुत बड़ा अंतर या कह दें कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन किसी ने नहीं किया है, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया, क्योंकि पूरे देश की सर्वानुमति इन 4-5 क्षेत्रों में मानी जाती रही है और हमारी संसद ने भी लगातार यह प्रमाणित किया है। ऐसी पृष्ठभूमि और ऐसे अच्छे, गौरवशाली, सकारात्मक इतिहास के बाद आज के नेता इतनी छोटी छोटी बातों को पार्टीबाजी का विषय बनाकर चंद्रयान 3 जैसी सफलता का श्रेय किसको ज़्यादा और किसको कम दिया जाए, इस तरह की बातें करके एक इतनी क्षुद्रता का परिचय दे रहे हैं, उससे कुल मिलाकर हमारे पूरे राजनीतिक विमर्श कहाँ कितना गिर गया है यही दिखता है। और मैं समझता हूँ कि हम विश्व में इसके लिए उपहास का एक विषय भी बन सकते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि हम एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम का श्लोक का बार बार उच्चारण करते हैं, लेकिन हम जब राजनीतिक विमर्श होता है, राजनीतिक आचरण में अपने और निजी आचरण में भी हम नितांत संकीर्णता और स्वार्थपरकता का उदाहरण देते हैं, उसका परिचय देते हैं। जो भी सार्वजनिक जीवन में लोग हैं, जो राजनीतिक जीवन में लोग हैं, उनसे हम एक न्यूनतम मर्यादा की अपेक्षा करते हैं। उनसे हम ऐसी भाषा और ऐसे तर्क वितर्क और ऐसे विमर्श की अपेक्षा करते हैं कि उससे बाकी लोगों को, हमारे सभी नागरिकों को, विशेष तौर पर युवा नागरिकों को एक सबक मिले, एक उनको अच्छे रोल मॉडल मिले। अगर इस कसौटी पे हमारे सभी मित्र आज के जो राजनीति में हैं वो अपने को कसें, तो मैं समझता हूँ कि अपने आप उनकी भाषा व्यवहार में एक नई मर्यादा और एक नई गरिमा दिखेगी। मुझे आशा है कि ऐसा समय जल्दी आएगा और हम सब लोग उसको देख सकेंगे। नमस्कार।